राशिका सुसाइड केस। दोस्तों, आपको आयशा याद होगी। थोड़े दिन पहले ही अहमदाबाद की आयशा ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया। वहाँ आयशा थी, यहाँ राशिका थी। लेकिन दोस्तों, इन दोनों कहानियों को समझने के बाद एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई कि जो दहेज जैसी चीज़ें या पैसों का लालच सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो गरीब हैं या उनको पैसों का लालच है, उनको पैसों की ज़रूरत है। करोड़पति, अरबपति, चाहे वह दुनिया का कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उनके अंदर भी दहेज की एक भूख है। जिसके पास अरबों खरबों रुपए हैं, वह इंसान भी दहेज के लिए मरा जा रहा है। आयशा के साथ जो कुछ हुआ, उसके ससुराल वालों ने उससे 1.5 लाख रुपए शुरुआत में मांगे थे। आयशा के पिताजी गरीब थे, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए पैसे इकट्ठे करके दिए ताकि उसकी बेटी खुश रहे। लेकिन उसके ससुराल वालों का लालच बढ़ता गया। आयशा और इस लालच की बलि चढ़ गई। आयशा, जिसने अपनी मौत को गले लगा लिया और यह कहते हुए कि अब दोबारा ना इस दुनिया में आना चाहती है, ना इंसानों के बीच रहना चाहती है, और उसने अपनी मौत को गले लगा लिया और इस दुनिया से चली गई। अहमदाबाद से दूर राशिका की कहानी आयशा से मिलती जुलती है। बस दोस्तों, फ़र्क इतना है कि राशिका के माता पिता बहुत अमीर थे और जहां राशिका की शादी हुई वे और भी ज़्यादा अमीर। लेकिन खुशियों के बीच में दौलत दहेज बीच में आ गया। राशिका जैन कोलकाता की रहने वाली थी और उसके पापा का अच्छा खासा बिजनेस था। उसके पापा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। वह पैसे वाले लोग थे। उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। राशिका ने कोलकाता में पढ़ाई की थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी। फिर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए वह सिंगापुर चली गई। सिंगापुर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कोलकाता वापस आ गई। फिर उसका रिश्ता देख उसके माता पिता ने उसका रिश्ता तय किया। वह भी अपने से अमीर फैमिली में उसका रिश्ता तय हुआ। लड़के का नाम था कुशल अग्रवाल। कुशल अग्रवाल, जिसके साथ राशिका की शादी तय हुई, यह काफ़ी पैसे वाले लोग थे। रिश्ते की बातचीत होती है और थोड़े दिनों में ही उन दोनों की शादी तय की गई। उनकी शादी 9 फरवरी 2020 को तय हुई। जिस तरह से आयशा की शादी में भी दहेज की मांग नहीं की गई थी, इस तरह ही यह केस भी आयशा से मिलता जुलता केस था, लेकिन दूसरे तरीके से। कुशल अग्रवाल के घर वालों की कुछ शर्तें थी और शादी की शर्त यह थी कि जब शादी होगी तो उनकी बताई हुई अलग अलग जगह पर शादी होगी। उम्मीद भवन पैलेस, जो काफ़ी आलीशान, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सारे इंडस्ट्री के लोग और बाहर के लोग भी वहाँ शादी करने के लिए आते हैं। जोधपुर में उम्मीद भवन पैलेस एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह उनकी पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त, जो संगीत समारोह होगा आईटीसी वेलकम होटल जोधपुर में, यह दूसरी शर्त थी। इसके अलावा एक सफारी खिमसार सैंड्यून्स रिजॉर्ट में, ये तीसरी शर्त थी। और चौथी शर्त, जो तिलक सेरेमनी होगी, वह महेंद्रगढ़ फोर्ट जोधपुर में। यह भी अपने आप में बहुत महंगा और आलीशान है। सारी शर्तें मान ली राशिका के घर वालों ने और इसी हिसाब से सारे प्रोग्राम हुए। ये सब देखते हुए कुशल अग्रवाल की फैमिली को लगा कि इन लोगों के पास काफ़ी पैसे हैं। फिर उन्होंने दहेज की बात रख दी और दहेज के तौर पर उन्होंने राशिका के घर वालों से 7 करोड़ रुपए मांगे। राशिका के घर पर उसका एक भाई और उसके माता पिता हैं और इस डेस्टिनेशन मैरिज की जो शर्तें थी वह सारी उसके घर वालों ने मान ली और उन्होंने सारे पैसे दे दिए। सारा खर्चा मिलाकर राशिका की शादी पर 10 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ। राशिका के मम्मी पापा को लगा कि इकलौती बेटी है, चलो दे देते हैं, और उसकी शादी करके वे खुश थे। अब 9 फरवरी 2020 को उसकी शादी हुई और शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि 5 फरवरी 2021 को राशिका अचानक से अपने घर आती है और अपने मम्मी पापा से कहती है कि मुझे अब कभी भी अपने ससुराल नहीं जाना। तो उसके मम्मी पापा पूछते हैं, क्यों बेटा,
राशिका बताती है, मुझे मेरा पति मारता पीटता है और वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। उसने बताया कि मेरे पति ने मुझे एक दिन इतना मारा कि मुझे 3 दिन तक कुछ दिखाई नहीं दिया और उन्होंने एक डॉक्टर के पास दिखाया तो 3 दिन बाद मेरी आंखों की रोशनी वापस आई। उसने बताया कि मेरा पति ड्रिंक करता है और मुझे मारता पीटता है और पैसे की डिमांड करता है। इससे पहले फ़ोन पर राशिका ने उनके कहने पर अपने घर वालों से पैसे की डिमांड की थी, तो उसके पिता ने पैसे दे दिए थे। उन्हें लगा कि शायद ज़रूरत होगी। उन्हें पूरी असलियत मालूम नहीं थी और नवंबर में राशिका के पिता की तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब होने की वजह से राशिका ने अपने पिता से अपनी परेशानी को शेयर नहीं किया, ताकि उसकी वजह से घर वाले परेशान ना हों। लेकिन 5 जनवरी 2021 को जब राशिका अपने घर आई तो उसने अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताई और कहा, अब मैं कभी अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। यह सारी बातें घर वालों को परेशान कर रही थी और उन्होंने कहा, ठीक है बेटा मत जा। लेकिन वह अपनी बेटी को समझाते रहे और हालात पर छोड़ दिया। वह सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद नरेश अग्रवाल का फ़ोन आता है और वे राशिका के पिता को कहते हैं, जो भी हुआ उसे भूलकर हमें दोनों को एक मौका और देना चाहिए। तो राशिका के पापा ने सोचा कि शायद कुशल अग्रवाल को एक मौका और दिया जाए, लेकिन हमारे देश में अधिकतर यही होता है। शादी के बाद माँ बाप सोचते हैं कि समझौते की गुंजाइश हो और बेटी की शादीशुदा जिंदगी कामयाब रहे। उसके पापा ने उसको बहुत समझाया, फिर भी वह जाने को तैयार नहीं हुई, लेकिन वह अपने पापा के कहने से चली गई। राशिका को 12 फरवरी 2021 को वापस उसके ससुराल भेज दिया जाता है और 15 फरवरी को राशिका अपने घर पर एक कॉल करती है और उसके बाद वह एक मैसेज लिखती है अपने पापा को, अपनी मम्मी को और अपने भाई को। वह मैसेज यह था कि मैंने यहाँ रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इनके किए जा रहे जुल्म को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर है कि मैं मर जाऊं। पापा मुझे मिस मत करना। यह मैसेज 15 फरवरी को दोपहर को उसने अपने मम्मी पापा और भाई को भेज दिया। इस मैसेज को पढ़कर राशिका के मम्मी पापा और भाई कुछ समझ पाते। इसके 15 मिनट बाद राशिका की सास का फ़ोन उसकी मम्मी के पास आता है और राशिका की सास राशिका की माँ को बताती है कि आपकी बेटी 3री मंजिल से नीचे गिर गई है और हम उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल जाते हैं। पूरी रात राशिका का इलाज चलता रहता है और अगले दिन सुबह 9:30 बजे राशिका की मौत हो जाती है। 17 फरवरी को राशिका का अंतिम संस्कार होता है। 17 फरवरी को उसके मम्मी पापा अंतिम संस्कार के बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं और वह बताते हैं कि उनकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ। सब कुछ बताते हैं, लेकिन राशिका के ससुराल वाले कुछ ज़्यादा ही अमीर लोग थे, इसलिए कोलकाता पुलिस जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करती है। लेकिन फिर राशिका की मौत की खबर उसके दोस्तों को पता चलती है और फिर कोलकाता में एक सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू हो जाती है, जस्टिस फॉर राशिका। और राशिका के मम्मी पापा बताते हैं कि कोलकाता पुलिस अच्छे से मामले की पूछताछ नहीं कर रही है। फिर यह मामला वहाँ की एक डिटेक्टिव विंग है जो वुमेन पुलिस से जुड़ा हुआ, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वह इस मामले की जांच करते हैं। राशिका का मोबाइल जिससे मैसेज गए थे ये सब कोलकाता की डिटेक्टिव पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और उसको खुदकुशी यानी उकसाने का मामला दहेज के लिए डिटेक्टिव पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस जब राशिका के ससुराल जाती है तो उसको वहाँ पर कोई नहीं मिलता और अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। राशिका की उम्र सिर्फ 25 साल थी दोस्तों। यह हमारे लिए एक सवाल है, जरा सोचिए उन लड़कियों के बारे में जो आम हैं, जो छोटे छोटे शहरों गाँव से हैं। उनके मम्मी पापा ने कितने सपने देखे होंगे उनकी शादी के लिए और उनके बावजूद दहेज के लोभी होने के कारण उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वह अपनी ज़िंदगी को मौत के गले लगा लेती हैं और सबसे बड़ा सच तो यह है कि गरीबी और अमीरी में कोई भेदभाव नहीं है।
अमीर है वो भी दहेज मांगते हैं और जो गरीब है वो भी दहेज मांगते हैं। यह दहेज ऐसी चीज है जिससे किसी का पेट नहीं भरता। दोस्तों, पैसे कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, लेकिन दहेज से नहीं। दूसरे की बेटी को हम अपने घर की खुशियां देने के लिए आप उसकी कीमत मांगते हैं तो आप सबसे बड़े पापी हैं। इसलिए हमें ना दहेज देना चाहिए और ना दहेज लेना चाहिए। तभी हमारी बहन बेटियां मौत की वजह जिंदगी को चुनेंगी। धन्यवाद।